हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी फिजिक्स। बच्चे कैसे हो? सब लोग बढ़िया? ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अभी ये ऑप्टिक्स एंड लेजर के 2-3 लेक्चर मैंने डाले हैं चैनल पे। आप बच्चों ने बहुत अच्छे से कमेंट भी किए करे हैं, लाइक भी करे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों की फिजिक्स अभी हम कर रहे हैं। बच्चों की फिजिक्स नहीं, मतलब बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स अभी हमने स्टार्ट करी है। तो जिसमें अभी जो एक और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। मैकेनिक्स इज़ बेसिकली रिलेटेड विद मोशन, बट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम एक एक पार्टिकल का मोशन स्टडी नहीं करते अकेला अकेला। हम उसमें क्या करते हैं, हम जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका जो कलेक्टिव बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी यूनिट 1 यूनिट 2 करा है मेरे चैनल से, उनको इस बात की समझ है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। अब कलेक्टिव बिहेवियर्स का क्या मतलब है अभी इस लेक्चर में समझेंगे। तो अभी तक बच्चे हमने इस सब्जेक्ट के अंदर 2 चैप्टर्स करे हैं। जो सबसे पहला चैप्टर था वो बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रोबेबिलिटी थ्योरी के, जो हमारे इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो पहला चैप्टर आपके सिलेबस में भी एज इट इज़ है। दूसरा चैप्टर जो है वो था हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स उन पार्टिकल्स के लिए होती है जो पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। डिस्टिंग्विशेबल मतलब आप उनको अलग अलग करके देख सकते हो। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाती है उसको बोलते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में बच्चे हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब कि वो इतना पास पास होते हैं एक दूसरे के कि आप उन दोनों में डिफरेंस नहीं बता सकते। आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, एक जैसे होते हैं, और साथ साथ इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। उधर क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे यूज़ होती है जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैस एक चैम्बर के अंदर है, उसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी सारे आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से एक दूसरे के जैसे हैं, बट उनके बीच में जो स्पेसिंग है या उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह की है कि आप उनको 2 अलग अलग स्टेट्स में, मतलब आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, तो वो नज़र आता है ए एंड बी। तो वो अभी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस पे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई होता है। हमने उस केस में गैस के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट तरह की स्पीड्स कैलकुलेट करी हैं लास्ट यूनिट के अंदर, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, और हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी ड्राइव करा है। आज के इस लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा और डीपली जाएंगे, क्योंकि अब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं। लॉज का मतलब होता है कि हमें इस तरह का फंक्शन फटाफट फाइंड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो हमें ये बताए कि कितने पार्टिकल्स की कितनी एनर्जी है, या पर्टिकुलर इस एनर्जी वाले कितने पार्टिकल्स हैं। तो अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमारे पास है कि कलेक्टिव बिहेवियर हम स्टडी करते हैं सिस्टम के पार्टिकल्स का इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होती है। ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इसके लेक्चर हैं मेरे, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको इसके सारे लेक्चर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जब उनका हमें कलेक्टिव बिहेवियर स्टडी करना है, फिर से हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लॉज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने के लिए, उनके कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी करने के लिए खास तरह की स्टैटिस्टिक्स है, जिसको बोला जाता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फर्मियंस। आगे जाके डिटेल में इसके नोट्स भी बनाएंगे। इसके बाद जैसे फोटॉन्स हैं, आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑलरेडी +1 क्लास में देखा है, जिसमें आपने ये देखा था कि भाई अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसको हम हीट करना शुरू करते हैं तो वहाँ से डिफरेंट वेवलेंथ्स के रेडिएशंस निकलते हैं, जिसको आप बोलते हो एमिसिव पावर, आपने पढ़ा था वहाँ पर। और फिर हम एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, जहाँ से फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, ये सब चीज़ें प्रूफ होती हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी जब आपने एक्सप्लेन करना है, तो उस केस में हमारे पास जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं वो हैं फोटॉन्स। तो फोटॉन्स आर क्वांटा ऑफ लाइट, पार्टिकल्स ऑफ लाइट, या एनर्जी बंडल्स, आप ऐसे बोल सकते हो। तो फोटॉन्स के कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है उसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे जो बॉस है, इट इज़ बिफोर द नेम ऑफ एस.एन. बोस, और एस.एन. बोस ने 1924 में इंडिया में इस स्टैटिस्टिक्स को डेवलप किया था। और फिर इसको, ये जो इनका जो रिसर्च था, आइंस्टाइन को भेजा था। आइंस्टाइन ने वहाँ पे फिर उसको मटेरियल पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करा। वहाँ से फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड का कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारा कुछ जो है ना, इस वजह से बोस का नाम इस स्टैटिस्टिक्स के साथ आता है। तो ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 2 तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं। जो पहले हम स्टडी करेंगे वो करेंगे बोस आइंस्टाइन।
ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। इसके ऊपर पूरी डेरिवेशन आएगी, लॉ की डेरिवेशन, जिसमें एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ड्राइव करा था वैसे इसको भी ड्राइव करेंगे। फिर वहाँ से हम प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन को प्रूव करेंगे, स्टीफन्स लॉ प्रूव करेंगे, वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो आपने +1 में पढ़ा हुआ है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सेकेंड जो दूसरी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है फर्मी डिराक। ये फर्मियॉन्स के लिए हैं, जैसे कि स्पिन हाफ पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास, प्रोटॉन्स आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, जहाँ पर भी ये सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन होगी हमारे पास, वहाँ पर हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पास ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें फोटॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आ गए, इवन स्टार्स, ब्लैक होल्स के अंदर, गैलेक्सीज के लिए हम यहाँ सब जगह पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लॉज को अप्लाई कर सकते हैं और किए जाते हैं। तो जो मेन एम होता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वो क्या है? देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट करा था विच इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इसको हमने W से डिनोट किया था। और W क्या होता है बच्चे? हमने सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन करी थी, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होता है, इसको थोड़ा अभी डिटेल में समझेंगे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, द W रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेज इन विच द पार्टिकल्स कैन अरेंज देमसेल्व्स इन अवेलेबल स्टेट्स। ये जो अवेलेबल स्टेट्स हैं वो मैक्रोस्टेट है, उसके अंदर पार्टिकल्स कितने तरीके से अपने आप को असेंबल कर सकते हैं, अपने आप को अरेंज कर सकते हैं पार्टिकल्स, उसको बोला जाता है कैपिटल W, जिसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। एक एग्जांपल से इसको रिकॉल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास मान लो 4 पार्टिकल्स हैं और वो सारे के सारे डिस्टिंग्विशेबल हैं। देखो अलग अलग केसेस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स डिफरेंट आएंगे, अभी हम देखेंगे। तो मान लो हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं डिस्टिंग्विशेबल, जिनको आप अलग अलग करके देख सकते हो। गैस के मॉलिक्यूल्स देखने में एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, बट उनके जो वेव फंक्शंस हैं वो ओवरलैप नहीं करते। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स की जो एनर्जी भी है, अगर एक पार्टिकल की एनर्जी है कुछ या मोमेंटम है, वेलोसिटी है, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी है, उसमें गैप है, एक बड़ा गैप है, जिस वजह से वो दोनों एक ही स्टेट में नहीं है या दोनों की स्टेट्स एंटायरली डिफरेंट है। इसको ऐसे समझेंगे, दे आर फार अपार्ट। अगर आप फिजिकली इमेजिन करना चाहते हो, यू कैन से दे आर फार अपार्ट, कि उनके जो वेव फंक्शंस हैं आपस में ओवरलैप नहीं करते। देखिए, आपको वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का पता है, किसी भी पार्टिकल के साथ उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट होती है, और एक पार्टिकल को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इवन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव देयर वेव फंक्शंस। सो इस केस में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो वेव फंक्शंस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते। सो दे आर कॉल्ड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, उनको अलग अलग करके देख सकते हैं। तो ये ABCD 4 पार्टिकल्स हैं। और मेरे पास जो एक मैक्रो स्टेट है उसका मतलब ये है, जैसे मैंने 3 1 बोला, 3,1, ऐसे हम मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। एक डब्बा ले लेते थे बड़ा, उस डब्बे के अंदर 2 कंपार्टमेंट बनाते थे और ऐसे पार्टिकल्स को अरेंज करते थे कि भाई 3 1 का मतलब है कि 3 पार्टिकल इसमें आ गए, चौथा इसमें आ गया। अब ये किस अलग अलग तरीके से, कितने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है कि D पार्टिकल यहाँ आ गया, ABC, अच्छा नहीं ये दोबारा वैसे ही बन गया, इसको चेंज करता हूँ मैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है कि A, B और D यहाँ है लेकिन C यहाँ है, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। एक और हो सकता है A, C, D यहाँ है, B यहाँ है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वेज हैं पार्टिकल्स को अरेंज करने के। अब इसका ये डब्बे के केस में तो हमने समझ लिया, वैसे क्या मीनिंग है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैक्रो स्टेट अवेलेबल एनर्जी स्टेट होती है। सो अवेलेबल एनर्जी स्टेट के अंदर 2 स्टेट्स हैं, एक है ये पहला वाला कंपार्टमेंट, एक है ये दूसरा वाला कंपार्टमेंट। तो हमारे पास जब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब है कि इन 3 पार्टिकल्स की स्टेट ABC की स्टेट पहली वाली है, नंबर 1, और दूसरे पार्टिकल की स्टेट, D पार्टिकल की स्टेट दूसरी वाली है। या इसका उल्टा, इस केस में क्या हो गया, इस केस में A, B और D की स्टेट 1 है और इसकी C की स्टेट 2 है, मतलब 2 अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इस तरह से हम जो एनर्जी की स्टेट्स होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
मैक्रो स्टेट बना के, ठीक है। तो मैक्रो स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। जो बहुत डिटेल में इसके बारे में जो सारी चर्चा है, सारी डिस्कशन है, वो प्लेलिस्ट आप 2 प्लेलिस्ट हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मेरे चैनल पे, यूनिट 1 यूनिट 2, वो आप डिटेल में जब देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगा। ये जस्ट एक रिकॉल है, अभी काफ़ी दिनों बाद इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारा जो एम रहता है वो ये रहता है कि हमारे पास मान लो इस तरह से कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसमें आप इसको मान सकते हो कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सबकी अपनी अपनी स्पीड है या वेलोसिटी कह सकते हो, अपनी अपनी पोजीशन है, अपनी अपनी वेलोसिटी है, अपनी अपनी एनर्जी है, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N है, टोटल एनर्जी इस चैम्बर की E है। तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो बेसिक एम है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करना अमंग अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स। इसका मतलब है अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स का मतलब है अगर तो एनर्जी स्टेट्स हमारी डिस्क्रीट हैं, जैसे कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स रहेंगी, लेकिन अभी मैं कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में आपने स्टडी करा था। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास अलग अलग एनर्जी स्टेट्स हैं, उसमें से मैंने एक रेंज ले ली E से लेके E टू E प्लस DE, ठीक है, E से लेके E प्लस DE, मतलब एक DE रेंज है मेरे पास। इस रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, N कितना है, वो हमें फाइंड करना है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है, जिसमें कॉन्टिन्यूस एनर्जी हमारे पास पार्टिकल की हो सकती है, कोई भी एनर्जी की वैल्यू हो सकती है। अगर डिस्क्रीट स्टेट्स हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, हमें पता करना है कि E1 एनर्जी वाले कितने पार्टिकल्स हैं, E2 एनर्जी वाले कितने पार्टिकल्स हैं, E3 वाले कितने पार्टिकल्स हैं, एंड सो ऑन। ये बेसिक एम होता है। और ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल सकते हो, या स्पीड का भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, मोमेंटम की टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और लॉ। जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब हम बोलते हैं तो वो हमें ये बताता है कि DE एनर्जी वाले कितने पार्टिकल्स हैं, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ आपको। जैसे कि हमने जब इसको करा था तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, हमने ये फाइनल एक फॉर्मूला ड्राइव करा था, आप जाके अपने नोट्स में चेक कर सकते हो। NEDE, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी ड्राइव करा हुआ है हमने। इट वाज 2πN अपॉन पाई KT पावर 3/2 अंडर रूट E रेज़ टू पावर माइनस E बाई KT DE, ठीक है। ये है हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मतलब इस पर्टिकुलर एनर्जी वाले, जब आप यहाँ पे एनर्जी पुट करोगे पर्टिकुलर एनर्जी वाले और टेम्परेचर पुट करोगे, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बाकी सब वही है। ये वाला K और ये वाला K सेम ही है, यहाँ छोटा हो गया वहाँ बड़ा हो गया, इसको एक ही तरह का ही बना लो, ठीक है। तो ये जब आप E और T पुट करेंगे ना तो बता देगा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इतनी एनर्जी वाले। कितना बढ़िया चीज़ है। गैस चैम्बर के अंदर आप देख तो सकते नहीं, एक एक पार्टिकल को पकड़ के गिन तो सकते नहीं, और एक एक पार्टिकल का स्पीड और मोमेंटम तो आप लिख नहीं सकते कॉपी पे। बट इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमने एक लॉ ड्राइव करा है। कैसे करा, उसके पीछे बड़ी फिजिक्स है, वो आप जाके देखिए मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, पूरी डेरिवेशन को समझिए। लेकिन इस लॉ से हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एनर्जी वाले कितने पार्टिकल उस चैम्बर के अंदर हैं, इस पर्टिकुलर एनर्जी वाले कितने हैं, इतने वाले कितने हैं, इतने वाले कितने हैं। तो कितनी बढ़िया चीज़ है ये, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसको ना हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस जो फॉर्मूले को हमने लिखा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। N अभी मैं कैपिटल ही रहने देता हूँ, कभी मैं स्मॉल यूज़ कर लूँगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ आपको। ये वो ऊपर वाली चीज़ को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। अब इसमें ये जो FE है, FE इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो ये है, सम कांस्टेंट इनटू E रेज़ टू पावर, E मतलब एक्सपोनेंशियल, E रेज़ पावर माइनस E कैप, ये एनर्जी है, ठीक है, बाय KT। तो ये जो हमारा लॉ है इतना ही हमें चाहिए होता है। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
ठीक है जी। तो दिस इज़ द थिंग। इसमें ना ये जो GE/DE वाला फैक्टर है, ये क्या होता है? ये बेसिकली नंबर ऑफ स्पेस, फेज स्पेस की टर्म्स में लिखते हैं हम। फेज स्पेस भी हमने पढ़ा ऑलरेडी, वो भी आप देखिए क्या था। इट इज़ स्पेस ऑफ मोमेंटा एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। सो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन एनर्जी रेंज E टू E प्लस DE, ये वो था। और ये पूरा का पूरा फैक्टर ये हमारे पास यहाँ से ये निकल के आएगा जो बाकी बचा, ये सारा फैक्टर। ठीक है जी। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, जैसे मैंने आपको बताया, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो तरह के अब जो पार्टिकल्स हैं, बोसॉन्स और एक फर्मियंस। ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक जैसे ट्विंस थे, ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल तो हैं, ट्विंस नहीं समझना है इसको। ये इतने पास पास हैं एक दूसरे के, इनकी एनर्जी रेंज, एनर्जी वैल्यूज इतनी पास पास हैं कि ये पार्टिकल्स जो हैं उनको आप एक सिंबल से सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब उनके वेव फंक्शन आपस में ओवरलैप करते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बताना है ना तो देयर वेव फंक्शन ओवरलैप्स। तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पहले देख लो क्या होते हैं। ये दोनों ही हैं, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल। हुज साइज, ये साई क्या है? अभी आपने शायद क्वांटम नहीं पढ़ी, बट थोड़ा सा आपको बताते हैं। क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ी ना शायद आपने। तो जिनके वेव फंक्शंस देखो, आपने प्लस 2 में इतना तो पढ़ा है कि भाई एक पार्टिकल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h is Planck's constant, m is mass, v is speed, or you can say lambda is equal to h/p where p is momentum and h is Planck's constant. So ये आपको पता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/p होती है पार्टिकल, बट इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है जो बहुत छोटी होती है इसे। तो हम एक पार्टिकल को एक वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट, it also behave like particles in some situations like photoelectric effect, Compton effect। ये जो situations है ना, कुछ experiments हैं जहाँ पे particles के, जहाँ पे light का particle nature उभर के आता है। अगर light के अंदर particle nature ना हो, वो particles के जैसे behave ना करे, तो ये phenomena हो ही नहीं सकते। तो इनको explain करने के लिए हमें particle nature consider करना पड़ता है, photoelectric effect, Compton effect। Similarly, there are some situations in which electrons, protons, even gas molecules, they behave like waves. So when they behave like waves, we can represent them as wave functions. जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, करते हो ना, या आपने +1 में करा था, +2 में करा होगा। ये एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये साइन, सिनुसॉइडल वेरिएशन, ओमेगा टी टाइम और पोजीशन का फंक्शन, इस तरह से। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख लेते होते हो। अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन में भी लिख लेते हैं, E0 e⁻⁻⁰ ओमेगा टी माइनस kx। अब सेम वैसे ही जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन साई इज़ सम कांस्टेंट, साई नॉट की जगह इसको a लिख देते हैं, सम कांस्टेंट कैपिटल A e⁻⁻⁰ ओमेगा टी माइनस kx। ये ना फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन है। फ्री जिसके साथ ऑफर चल रही है, ऑफर नहीं चल रही कोई, फ्री पार्टिकल का मतलब है जिस पे फोर्स नहीं लग रही, जो किसी भी पोटेंशियल के अंदर नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रही, फ्री है, बस खाली है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, या कहीं मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फोर्स नहीं लग रही। तो ये जो फ्री पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन इस तरह का होता है। अलग अलग पार्टिकल्स के ऊपर अलग अलग तरह की फोर्सेस के अंदर डिफरेंट तरह के वेव फंक्शंस होते हैं। बट ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पर कि पार्टिकल जो है वो एक जगह पे लोकलाइज नहीं है,
ये बेसिकली स्प्रेड है पार्टिकल का। जब हम इस लेवल पे चले जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जब हम उस लेवल पे चले जाते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल में, तो आप पार्टिकल को एक पर्टिकुलर टाइम पर कहीं पर लोकेट नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, विच इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो पार्टिकल को फाइंड करने के लिए आपको एक स्प्रेड मिलेगा। वो जो स्प्रेड ऑफ पार्टिकल है बेसिकली वो वेव फंक्शन है। वो हमें बताता है उस वेव फंक्शन से, जब हम साई स्टार कर देते हैं, ये साई है ना, तो साई इज़ अ वेव फंक्शन। थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जब हम साई इंटू साई स्टार करते हैं, इट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ये थोड़ा सा क्वांटम अभी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं हुआ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल समवेयर, वो कितनी है। वेव फंक्शन पता है आपको, आप साई स्टार साई करें मतलब उसी वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, साई स्टार का मतलब है उसी वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है, आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करना है और दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड यू विल गेट ए पॉजिटिव आंसर विच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो वेव फंक्शन से हमें पार्टिकल के कहाँ पे होने की संभावना ज़्यादा है। बेसिकली पार्टिकल ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक जगह पे लोकलाइज नहीं होता, उसका एक स्प्रेड होता है ऐसे, लाइक दिस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ वेव्स, जिसको हम वेव ग्रुप बोलते हैं। सब क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने कुछ पढ़ाया है, 2-4 लेक्चर मैंने करे हैं रिकॉर्ड, वो भी आप देख सकते हो। सो इस केस में हमारे पास जो सिंबल होता है उसको साई बोलते हैं। इसका नाम वेव फंक्शन है और इसकी एक सिंपल सी फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है। अलग अलग तरह के मैथमेटिकल फंक्शन हो सकते हैं। सो किसी भी पार्टिकल को उसके वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जो हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं उनके वेव फंक्शंस आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब इतने पास पास होते हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा पार्टिकल कहाँ है। जैसे एक ही जगह पे मान लो मेरे पास 2 फोटॉन्स है पास पास है, तो पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स, सब इमेजिन कर लो, ज़्यादा आसान है। लेकिन वो ऐसे नहीं है, दे आर जस्ट जगलिंग अराउंड ऐसे ना, तो उनके वेव फंक्शंस हैं, वहाँ पे स्प्रेड है, तो यू कांट आइडेंटिफाई विच वन इज़ वेयर। दिस इज़ द थिंग, ये प्रॉब्लम है। क्वांटम मैकेनिकल लेवल पे जाके प्रॉब्लम नहीं है, नेचर है ये। तो वहाँ पे जाके पार्टिकल्स इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं कि यू कांट डिफ्रेंशिएट देम। सो ये यहाँ पे कहानी है। अब हम पहले जो पढ़ेंगे वो है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये मैं वेव फंक्शन अभी वापस आऊँगा, अभी जाना नहीं है आपने, वेव फंक्शन पे अभी हम वापस आएंगे। लेकिन अभी उससे पहले जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कैसे करते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये स्पिन ज़ीरो वाले पार्टिकल्स जिनकी स्पिन ज़ीरो होती है, जैसे फोटॉन्स, या इंटेग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स। अब स्पिन के बारे में भी आपने थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। स्पिन बेसिकली पार्टिकल का एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है। जैसे चार्ज एक प्रॉपर्टी है, मास एक प्रॉपर्टी है, वैसे स्पिन भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक पार्टिकल्स का नेचर है जिनकी स्पिन ज़ीरो है, स्पिन 1 है, इंटेग्रल स्पिन है, उनको बोसोन्स बोला जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे फोटॉन्स आ जाएंगे। और एक और एग्जांपल है विच आर कॉल्ड फोनॉन्स। ये बेसिकली इलास्टिक वेव्स के क्वांटम होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल्स हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दीज आर क्वांटा ऑफ एनर्जी फॉर इलास्टिक वेव और साउंड वेव। उनको फोनॉन्स बोला जाता है। इनकी स्पिन ज़ीरो या इंटेग्रल होती है। जहाँ पर भी आपको इस तरह के पार्टिकल्स की कलेक्शन नज़र आएगी, जैसे मैंने आपको बताया एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी मतलब एक बॉडी है मेटेलिक, उसको आपने हीट करना शुरू करा, उसका टेम्परेचर 0 से स्टार्ट करा, बढ़ाते गए एंड आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट एमिटिंग सम रेडिएशंस। जैसे हमारा सन भी एक ब्लैक बॉडी है, वहाँ से भी रेडिएशंस आते हैं हमारे पास। तो वो जो रेडिएशन एमिट होते हैं वो रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट यू कैन इमेजिन दैम एज द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स। जैसे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ यही है, प्लैंक ने पार्टिकल्स ही माना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तभी वो जो लॉ है हमारे पास प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरा वो ग्राफ कैसे बन के आता है वो पूरा देखेंगे कैसे एक्सप्लेन हुआ था। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब आप उनको डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मान के चलते हो फोटॉन्स को, वो था रेले जीन्स फॉर्मूला, वो हमारे पास उसके साथ मैच नहीं हुआ था जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। लेकिन जब उसने इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स माने तब जाके हमारे पास ये जो प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन है वो एक्सप्लेन होता है, वो आगे जाके करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स इनके लिए लगती है। ये पार्टिकल्स इस प्रिंसिपल को
ओबे नहीं करते। किस प्रिंसिपल को? ओबे नहीं करते। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिस प्रिंसिपल क्या होता है कि एक स्टेट के अंदर दो पार्टिकल नहीं हो सकते, कोई भी दो पार्टिकल एक डब्बे के अंदर नहीं हो सकते। अब अगर हम डब्बों के केस में जैसे हम इमेजिन करते हैं कि एक बॉक्स बना लिए, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बना लिए, तो वो बोलते हैं कि भाई एक मैक्रो स्टेट है, इस डब्बे के अंदर फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर 3 पार्टिकल बना दिए, वो नहीं बनेंगे। यहाँ पे एक डब्बे के अंदर एक ही पार्टिकल रहेगा। हैं पार्टिकल एक जैसे देखने में, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल ऑल्सो, बट एक बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल आएगा, तो वो माइक्रो स्टेट्स यहाँ पे कम हो जाएंगी हमारे पास, आगे जाके समझेंगे। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप समझते हो ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन में हमारे पास प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन एक सबशेल के अंदर आएगा, माइनस हाफ वाला दूसरी सबशेल के अंदर आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप पढ़ते हो। तो ये पार्टिकल्स के केस में, बोसॉन्स के केस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेट के अंदर चाहे 1000 पार्टिकल डाल दो, मतलब एक एनर्जी के कितने सारे पार्टिकल हो सकते हैं, ये इसका मतलब है। एक एनर्जी लेवल पे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। और यही जो फिनोमिना है लेज़र में जाके, आगे हम लेज़र्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स वाला जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, जो हमारे पास लेज़र का कॉन्सेप्ट है, आइंस्टाइन ने भी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स यही यूज़ करके लेज़र का कॉन्सेप्ट बनाया था। तो वहाँ पे जो हमारे पास स्टिमुलेटेड रेडिएशन होता है, उसमें बहुत सारे फोटॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, एंड देन दे फॉलो दिस स्टैटिस्टिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सारा कुछ। चलो फिर थर्ड हमारे पास जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा इसको ना एक्सप्लेन थोड़ा लिख लेते हैं, और अभी ना थर्ड बाद में थोड़ी एक लाइन और लिखी हुई है मैंने, वो बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे, वो ऐड करनी है हमें। सो एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स कैन एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट मतलब एनर्जी की स्टेट, आप इमेजिन कर लो। थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए, बोसॉन्स के लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख के आना पेपर में। द वेव फंक्शंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ बोसॉन्स इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सचेंज of any pair of particles। क्या मतलब है इसका? मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक बड़ा डब्बा इमेजिन करो, उसके अंदर 2 बॉक्सेस हैं, छोटे कंपार्टमेंट्स। अब वो कहता है इसमें ए पार्टिकल है, इसमें बी पार्टिकल है, वैसे ए भी एक ही है, ए ही है, ठीक है। अब जब हम उसको एक्सचेंज कर देते हैं, इधर वाले पार्टिकल किधर ले आए, उधर ले आए, तो उनके जो वेव फंक्शंस है, जो एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होते। वेव फंक्शन जो है अफेक्ट नहीं होते, वो सेम रहता है वेव फंक्शन, ठीक है। जो फाइनल वेव फंक्शन आएगा वो अभी हम बनाएंगे। तो सिमेट्रिक बोलते हैं इस तरह के वेव फंक्शन को। आज के चैप्टर में ना, आज के लेक्चर में थोड़ा बेसिक्स बताने हैं मुझे। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं इस तरह के वेव फंक्शन को, कि आपने पार्टिकल्स को एक्सचेंज करा, एक स्टेट वाले पार्टिकल दूसरे में डाला, दूसरे वाले को पहले में डाला, तो उसका जो वेव फंक्शन का साइन है या जो वेव फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। इस तरह के वेव फंक्शन को सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं। चलो, तो ये 3 पॉइंट्स हैं मेन। अब ऐसे ही 3 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए। ये जब हम वापस करेंगे वहाँ पर दोबारा से रिकॉल भी करेंगे, लेकिन अभी हम पहले बोस आइंस्टाइन को ही डिटेल में करेंगे, बट ये साथ में समझना ज़रूरी है। तो ये किन पार्टिकल्स के लिए होते हैं? ये होते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स होती है एप्लीकेबल या यूज्ड टू ऑड हाफ इंटेग्रल स्पिन पार्टिकल्स, जैसे कि 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं ना। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा, जहाँ पर भी इन सारे पार्टिकल्स की कलेक्शन होगी किसी सिस्टम के अंदर, तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे लगेगी। दूसरा पॉइंट, ये भी इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, वो आप उधर भी ऐड कर लेना। पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। देयर वेव फंक्शंस ओवरलैप, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर in terms of energy, in terms of speeds or momentum,
that their wave functions overlap. And the third point is, this is very important again, the wave function of a system. सिस्टम की बात हो रही है, जैसे एक पार्टिकल का एक वेव फंक्शन, दूसरे पार्टिकल का दूसरा वेव फंक्शन। जब आप इनका बना दोगे सिस्टम, दोनों पार्टिकल्स की कलेक्शन बोल दोगे, तो उस कलेक्शन का अपना वेव फंक्शन, उस वेव फंक्शन की बात हो रही है कि द वेव फंक्शन ऑफ, यहाँ एस नहीं लगाते, सिर्फ वेव फंक्शन लिखते हैं, ऑफ ए सिस्टम ऑफ फर्मियंस चेंज साइन when any pair, अब यहाँ प्रॉब्लम है, particles is exchanged. ए स्टेट वाले पार्टिकल को बी में डाल दिया, बी वाले को ए में डाल दिया, उनके वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव माइनस साइन आ जाएगा वहाँ पर, वो अभी हम डिटेल में भी करेंगे, लेक्चर को पूरा देखना, सब समझ आ जाएगा। सो देयरफॉर इट इज़ एंटीसिमेट्रिक इन नेचर। इसको, इस तरह के वेव फंक्शन को ना एंटीसिमेट्रिक बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट, ऐसा होता क्यों है, ये भी आप समझ लो, ऐसा होता क्यों है, या इस वजह से दे ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या था वो? दैट इज no two particles can be in same डब्बा, सेम बॉक्स नहीं, सेम स्टेट, एक ही बात है, ठीक है। हम डब्बों से शुरू हुए थे इस पूरे यूनिट के, इस पूरे चैप्टर सब्जेक्ट के अंदर, बट एक्चुअली ये स्टेट्स हैं, एनर्जी की स्टेट्स हैं। चलो ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में करेंगे। ये जो सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक आपको बताया, इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, ये क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे यहाँ पे अप्लाई होता है, फिर हम आगे चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल करवा देते हैं आपको, जिसमें आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करनी आ जाएंगी किसी मैक्रोस्टेट के अंदर, इन 3 डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स कैसे करना है। तो एग्जांपल है 2 पार्टिकल्स A, B are to be distributed in 3 cells according to Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. Calculate different number of ways. और यू कैन से कैलकुलेट माइक्रोस्टेट्स, इसको माइक्रोस्टेट भी बोला जाता है, सारी की सारी। चलो देखो, पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अगर आपने देखा हुआ है ना, यूनिट नंबर 1 या यूनिट नंबर 2 में आएगा ये, तो आप ये कर लोगे, ठीक है। देखो ये है हमारे पास सिचुएशन, ये 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, इसको सेल्स बोल देते हैं हम वैसे सिंपल लैंग्वेज में, बेसिकली ये क्वांटम स्टेट्स हैं। तो हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी। अब ये ए और बी दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं। जब आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो ए और बी 2 अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट होंगे। तो इसमें हमारे पास दोनों पार्टिकल एक स्टेट में आ सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल, एक डब्बे के अंदर दोनों आ जाएंगे, और यहाँ कोई भी नहीं आया। तो एक तो ये हमारे पास अरेंजमेंट हो गया। दूसरा अरेंजमेंट यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 0 दोनों इसमें आ गए। तीसरा अरेंजमेंट क्या बनेगा, यहाँ 0 दोनों इसमें आ गए। तो ये एक हमारे पास सिचुएशन बनी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ए आ गया, इसमें बी आ गया, ये 0, यहाँ 0, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ 0, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ 0, यहाँ ए, यहाँ बी, अब सेंटर में 0, ये एक और सिचुएशन है। यहाँ बी, यहाँ 0, यहाँ ए, ये एक और सिचुएशन है। तो 1, 2,
3 4 5 6 7 9 9 डिफरेंट वेज, या यू कैन से 9 माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स भी अलग अलग है इसमें, बट 9 टोटल माइक्रोस्टेट्स गिननी है, ये 9 है। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आपको पता है। अब आप देखिए बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा। उस केस में दोनों पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब दोनों ए हैं, तो दोनों ए इसमें आ जाएंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, कोई चक्कर नहीं है। ऐसे ही 0 ए, अब ए बी नहीं है, ठीक है, ए और ए दोनों एक जैसे हैं। और लास्ट सिचुएशन ये बनेगी 0 0 ए, ठीक है। और क्या सिचुएशंस बन सकती हैं, ध्यान से समझना। ए 0 और नीचे बना देते हैं, नज़र तो आ रहा होगा, 0 ए और लास्ट ये ए इधर, एक ए यहाँ पे 0, तो यहाँ 6 बनी है। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है नहीं। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोनों ही ए है ना, तो अगर आप यहाँ पर इस ए को यहाँ ले आओ, इस ए को वहाँ ले आओ, एक जैसे नज़र आएगा। इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा था कि इस केस में जो वेव फंक्शन है वो मैंने बताया अभी सिमेट्रिक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल से। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और एक स्टेट में 2 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, फिर भी एक स्टेट में 2 हो सकते हैं। जैसे फोटॉन्स हैं, एक एनर्जी के 2 फोटॉन्स हो सकते हैं एक क्वांटम स्टेट के अंदर 2। लेकिन अब फर्मी डिराक में ऐसा नहीं होगा। फर्मी डिराक में एक कंपार्टमेंट के अंदर या एक सेल के अंदर 2 पार्टिकल्स नहीं आ सकते। तो फर्मी डिराक आगे बना लेते हैं। और थर्ड केस है हमारे पास फर्मी डिराक वाला, है ना। तो फर्मी डिराक में ये देखो, ए 0 0 ए 0 और ये लास्ट, बस इसमें एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 ए नहीं आ सकते, 2 पार्टिकल नहीं आ सकते। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इस चीज़ को हम प्रूफ भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शंस। तो जो सिस्टम का वेव फंक्शन बनेगा फर्मियंस के केस में, जब हम सेम स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल्स को डालने की कोशिश करेंगे वो कोलैप्स कर जाएगा, वो 0 हो जाएगा। वो अभी हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन, इस चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सारी कहानी कि भाई फर्मी डिराक में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे, बोस-आइंस्टाइन में कैसे होंगे। इसके ऊपर एक और एग्जांपल है, लेक्चर के लास्ट में मैं डिस्प्ले करूँगा स्क्रीन पे, वो भी आप अपनी कॉपी पे कर लेना, वो आपको समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं कि इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए लेट अस टेक ए सिस्टम, simple example of 2 particles। ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना, ठीक है। कौन कौन से 2 पार्टिकल्स हैं, 1 and 2 आर इन स्टेट्स। उनको 2 स्टेट्स में हमें अरेंज करना है। कौन सी, ए एंड बी, ठीक है। स्टेट्स का नाम ए एंड बी है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये 2 डब्बे हैं, एक ए है एक बी है, पार्टिकल है 1 और 2, तो उनको हमें अरेंज करना है। तो अभी इसके लिए हमारे पास मान लो अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे तो मैक्रोस्टेट 1 1 लिखेंगे कि एक पार्टिकल इसके अंदर है दूसरा इसके अंदर, इसको बोला जाता है मैक्रोस्टेट, वो आप ऑलरेडी समझते हो इस चीज़ को। और अगर हम माइक्रोस्टेट्स की बात करें तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए ये 2 माइक्रोस्टेट्स बनती हैं, 1 इसमें 2 इसमें, या उल्टा 2 इसमें 1 इसमें, है ना। ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग बनती हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होंगे तो एक ही माइक्रोस्टेट बनेगी इस केस में, वो बनेगी 1 1। आई होप आपको इतना समझ आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शंस इसको कैसे लिखा जाता है, साई 1 वो बनेगा साई ए 1 इंटू साई बी 2। ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जो फर्स्ट पार्टिकल है वो ए स्टेट के अंदर है इस केस में, सेकंड पार्टिकल बी स्टेट के अंदर है। ये उसका अपना वेव फंक्शन है फर्स्ट पार्टिकल का, ये सेकंड पार्टिकल का वेव फंक्शन है, ये सिस्टम का वेव फंक्शन है फॉर सिस्टम। जब भी हमें सिस्टम का वेव फंक्शन लिखना होता है तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वेव फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा रूल है। तो ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि जो हमारे पास फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी आनी है ना, जिसको हम बोलते हैं साई स्टार, तो उस केस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा वेव फंक्शन क्या बन सकता है सिस्टम का, मैं अभी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, वो ये बन सकता है कि ए स्टेट में दूसरा पार्टिकल है और बी स्टेट में पहला पार्टिकल है, ये भी बन सकता है। ये है फॉर
डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल अगर वो अलग अलग है, ब्रैकेट में लिख देते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। और यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर आपको इस डब्बों के केस में बना के समझाई है। अब इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए क्या होगा? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के केस में हम जैसे कि नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है, तो इस केस में हमारे पास जो साई है, जो सिस्टम का साई बनेगा, साई ऑफ सिस्टम, वो बेसिकली बनता है इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन। क्योंकि उसमें ये बताया नहीं जा सकता कि ए स्टेट में पार्टिकल 1 है या पार्टिकल 2 है, या बी स्टेट में 1 है या 2 है, तो उसमें मिक्स हो जाता है काम, तो उसको बोला जाता है इट इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। या आप क्वांटम में भी पढ़ोगे जाके डिटेल में, ऑफ साई 1 एंड साई 2, दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगी दोनों केस में, चाहे वो फर्मियॉन्स हैं चाहे बोसॉन्स हैं, बट लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगी। सो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या रिफ्लेक्ट करेगी? टू रिप्रेजेंट या टू रिफ्लेक्ट देयर इक्वल लाइक्लीहुड्स। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वली प्रायर प्रोबेबिलिटी, जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, कि किसी भी डब्बे में किसी भी पार्टिकल के जाने की संभावना बराबर है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन हमें क्या करना पड़ता है? लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी पड़ती है। तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह की होती है, ध्यान से समझना। बोसॉन के केस में वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसी बनेगी, 1/√2 ब्रैकेट के अंदर साई 1 प्लस साइन 2, इन दोनों को आपने ऐड करना है ऐसे 1/√2। ये जो 1/√2 इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये हमें बताता है कि द सिस्टम स्पेंड्स, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं तो लिख के बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये इसका मतलब है। ये बोसॉन्स के लिए लिखा मैंने क्योंकि ये सिमेट्रिक नेचर का होना चाहिए। देखना कैसे, इसको थोड़ा भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√2 साई A1 साई B2 प्लस साई A2, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ये सेकंड है 2, ठीक है, इंटू साई A1, ठीक है, ये जैसे। चलो, तो दिस इज़ योर इक्वेशन 1। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ B आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 को एक्सचेंज करूँ तो एक जैसा ही है ना, साइन प्लस माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस 2 को A में ले जाएं और 1 को B में ले जाएं, यहाँ पर भी ऐसे कर दें, तो वही चीज़ बन जाएगी वापस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के वेव फंक्शन को बोला जाता है सिमेट्रिक इन नेचर, से मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन फर्मियॉन्स के लिए ये ऐसे बनेगा, साई 1 माइनस साई, वहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक नेचर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये 2 है, प्लस है कि माइनस, माइनस साई A2 साई B1, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इट विल चेंज साइन ऑन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो लेट अस राइट, आप करके देख लो, 2 को यहाँ ले आओ, 1 को आगे ले आओ, तो वो चीज़ बन जाएगी, माइनस साइन कॉमन आएगा, वापस वही चीज़ बन जाएगी। सो चेंजेस साइन। तो ये एक भी चीज़ समझ आई कि सिस्टम का वेव फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। अब इसके बाद अगला काम क्या है? अब हमें वेव फंक्शन से कुछ नहीं मिलता, जो हमें पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मिलती है कहीं पर, वो हमें मिलती है साई स्टार से। साई M इज साई A1 इंटू साई B2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पीछे माना उसको साई M बोल दिया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, या आप बोल सकते हो फॉर
डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो साई m इंटू साई m स्टार, दिस इज़ द मेन क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये हमें वेव फंक्शन की हेल्प से हमें बताता है कि पार्टिकल कौन सी स्टेट में होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर स्टेट में होने की। सो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ से पता चलती है। तो इसको जब हम खोल लेंगे तो ये ऐसे बनेगा, साई ए साई B2, पहले मैंने साई की वैल्यू पुट कर दी है सारी। अब स्टार है तो दोनों जगह स्टार लगा दो। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बेसिकली दो वेव फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करके ही मल्टीप्लाई करना है। अगर तो रियल है वेव फंक्शन, रियल होता नहीं है वेव फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करके तो रियल क्वांटिटी बन जाती है, तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनती है। तो ये हमारे पास एक चीज़ निकल के आई है, साई एम स्टार। इसको नोट कर लो, इक्वेशन 1। नाउ फॉर बोसॉन्स, ये देखते हैं। अगर हम बोसॉन्स की बात करें और हम एक कंडीशन लगा रहे हैं बोसॉन्स के ऊपर, क्या कंडीशन लगा रहे हैं? लेट बोथ द पार्टिकल्स, लेट अस सी क्या हो सकता है ये, आर इन सेम स्टेट। इसका क्या मतलब है? दोनों एक ही डब्बे में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसको हम ए स्टेट बोल देते हैं। तो उस केस में जो हमारा वेव फंक्शन है बोसॉन्स का जो भी लिखा था वो क्या बनेगा? देखो ध्यान से देखो, हमने लिखा था ए के अंदर पार्टिकल 1, यहाँ लिखा था बी के अंदर पार्टिकल 1, बट अब ए के अंदर ही है 2b, और उधर दूसरी तरफ ए के अंदर पार्टिकल 2, ए के अंदर पार्टिकल, सब जगह ए आ गया है ना, ऐसे ही होगा ना। यहाँ बी था, अब वो दोनों पार्टिकल एक ही स्टेट के अंदर है। ये क्या बन गया? ये बन गया 2/√2 साई A1 साई A2। ये क्या बन गया? √2 साई A1 साई A2। अब ये तो वेव फंक्शन आ गया बोसॉन्स का, जब दोनों पार्टिकल सेम स्टेट में है तो ये बोसॉन का वेव फंक्शन है ना। बड़ा आसान है, सिस्टम ऑफ बोसॉन्स बोल लूँगा, दो पार्टिकल्स का सिस्टम ऑफ बोसॉन्स। अब यहाँ पर जब आपको साई B स्टार से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसके लिए लिखनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 दो बार आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा, साथ में आ जाएगा साई A1 साई A2 साई A स्टार 1 साई A स्टार 2। और यहाँ पर भी हम वही कंडीशन लगा देते हैं कि दोनों पार्टिकल सेम स्टेट में। वैसे यहाँ अलग अलग के लिए लिखा है, बट अगर दोनों पार्टिकल सेम स्टेट में, मैं यहाँ चेंज ही कर देता हूँ। देखो दोनों को हम सेम स्टेट में लिख सकते हैं, बोसॉन्स को भी, तो हम ए के अंदर ही लेके जा रहे हैं दोनों पार्टिकल्स। तो अब ये देखो, ये चीज़ इस चीज़ के साथ मैच हो गई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ दिस फैक्टर। मतलब डिस्टिंग्विशेबल के केस में जितनी प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पर दुगनी प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसका फिजिकली मीनिंग भी समझेंगे। तो इसका फिजिकल मीनिंग है कि अगर हमारे पास एक क्वांटम स्टेट के अंदर एक बोसॉन है तो वहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसी क्वांटम स्टेट के अंदर और पार्टिकल्स भी आएंगे। ये लेज़र में यूज होता है कॉन्सेप्ट। तो लेट अस राइट देयरफॉर फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम ऑफ बोसॉन्स, सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द प्रेजेंस ऑफ ए पार्टिकल in a certain quantum state increases the probability that the other particles are to be found in the same state। ये बोसॉन्स के लिए है। तो बोसॉन में एक स्टेट के अंदर मोर देन वन पार्टिकल हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। फर्मी डिराक में आप देखना, फर्मियंस के लिए हो ही नहीं सकते एक स्टेट के अंदर दो पार्टिकल्स। वो भी लिख लेते हैं छोटा सा। नाउ फॉर फर्मियंस लाइक इलेक्ट्रॉन्स 3.5 पार्टिकल्स, हमारा जो वेव फंक्शन है वो होता है एंटी सिमेट्रिक
जो अभी हमने लिखा था, लेट अस राइट अगेन, और दोनों पार्टिकल्स को सेम स्टेट में फिर डालेंगे। पहले वेव फंक्शन लिख लेते हैं, 1/√2 ब्रैकेट में ए स्टेट में पार्टिकल 1, बी स्टेट में पार्टिकल 2, ये तो हो सकता है। फिर ए स्टेट में पार्टिकल 2, बी स्टेट में पार्टिकल 1, ये हो सकता है। अगर 1 2 को एक्सचेंज करोगे तो यहाँ माइनस साइन भी आ जाएगा, एंटीसिमेट्री का ये मतलब है। लेकिन अगर हम ये माने इफ़ बोथ द पार्टिकल्स आर इन सेम स्टेट, कर दें सेम स्टेट में, क्या होगा देख लो, आपको पता लग ही क्या होगा। ए में डालते हैं, यहाँ भी ये कर दो, यहाँ भी ये कर दो, साई ए 1 और ए स्टेट में ही सेकंड पार्टिकल, माइनस साई ए स्टेट में सेकंड पार्टिकल, ए स्टेट में 1, सब जगह ए कर दिया, तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो वेव फंक्शन हो गया 0, which is possible in case of fermions. Therefore, अभी 2 पार्टिकल की बात कर रहे थे, अब मैनी पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। Of fermions, what happens? The presence of a particle in a certain state prevents, दूसरे को नहीं आने देगा ये, any other particle to be in same state, सेम भी लिखना है। चलो जी, तो ये हमने वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, वहाँ से इस चीज़ को प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अब जाते जाते आपको ये बताऊंगा कि जैसे हमने अभी बोला था कि फर्मी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए ये हमारे पास लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अभी बताया था। आने वाले लेक्चर्स में हम नेक्स्ट क्लास में ही बल्कि ड्राइव करेंगे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए ये वाला फंक्शन बनेगा, e⁻α। अब नीचे आ गया ना ये फैक्टर हमारे पास, तो e पॉजिटिव आएगा और साथ में आएगा -1 का फैक्टर, बोस-आइंस्टाइन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये याद कर लो। अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे, हमारे सिस्टम पे, तो हम देखेंगे डिटेल में इस चीज़ को। और जब हम चलेंगे फर्मी डिराक के केस में, तो फर्मी डिराक के केस में हमारे पास ये लॉ है। ये बस अभी फॉर्मूले देख लो, इनको ड्राइव करना आने वाले दिनों में, और फिर यहाँ से देखना कितनी फिजिक्स निकल के आएगी। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी आएगी, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी है, रेले जीन्स फार्मूला तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से होता है। तो ये सब चीज़ें हम ड्राइव करेंगे, आपके सिलेबस में है सारा कुछ। तो बस अब आज का लेक्चर अब काफ़ी बड़ा हो गया, आज यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप और रहता है बोस-आइंस्टाइन का, जैसे साइज़ ऑफ फेस स्पेस सेल कितना होता है, इसमें सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद जो मेन है हमारे पास, हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ड्राइव करना है, वो एक बड़ा लेक्चर बनेगा बोस-आइंस्टाइन का। फिर नेक्स्ट क्लास में उसको यूज़ करेंगे टू एस्टैब्लिश ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो थ्योरी है, प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको एस्टैब्लिश करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते ये एक एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इस एग्जांपल को कॉपी पे कर लीजिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना प्रोबेबिलिटी है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।